1608 मुगलों से संघर्ष 1671 से 1674। महाबत और दाऊद खान के अभियान 1671। सूरत की दूसरी लूट और बगलाना में मराठों के विनाश ने औरंगजेब को दक्कन की स्थिति की गंभीरता का एहसास दिलाया। 28 नवंबर 1670 को ही उसने महाबत खान को दक्कन की सर्वोच्च कमान सौंप दी थी। दिसंबर की घटनाओं ने सम्राट की चिंता को और बढ़ा दिया। 9 जनवरी 1671 को उसने बहादुर खान को अपना गुजरात प्रांत छोड़ने और दक्कन में शाही सेना की एक टुकड़ी की कमान संभालने का आदेश भेजा। दिलीर खान को उसके साथ जाने का निर्देश दिया। सम्राट ने बार बार दक्कन जाकर शिवाजी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने की भी बात की, लेकिन अंततः यह विचार त्याग दिया गया। दाऊद खान को शिवा पर हमला करने का निर्देश दिया गया, जहां भी उसकी सूचना मिले। अमर सिंह चंदावत और कई अन्य राजपूत अधिकारियों को उनके कुलों के साथ दक्कन में तैनात किया गया। जनवरी 1671 में बगलाना में सुदृढ़ीकरण, धन और रसद पहुंचाई गई। महाबत खान 3 जनवरी 1671 को जसवंत सिंह के साथ बुरहानपुर से रवाना हुए। 10 तारीख को औरंगाबाद पहुंचे, वायसराय राजकुमार मुअज्जम को श्रद्धांजलि अर्पित की और चंदौर के पास सेना में शामिल होने के लिए रवाना हुए। दाऊद खान को उनका मुख्य लेफ्टिनेंट और उनके अग्रिम दस्ते का सेनापति नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पद को अपने पद से नीचे मानते हुए तुच्छ समझा और सम्राट से उन्हें वापस बुलाने की विनती की। हम चंदौर पर्वतमाला में युद्ध के इतिहास का पता लगाएंगे। दिसंबर 1670 के अंत में शिवाजी के सैनिकों ने धोडप की घेराबंदी कर ली थी और दाऊद खान उसी महीने की 28 तारीख को किले को मुक्त कराने के लिए रवाना हुआ था। लेकिन किलेदार मोहम्मद ज़मान ने बिना किसी सहायता के हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। दाऊद खान इसके बाद सलहेर की सहायता के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। जनवरी 1671 में उसने कंचना दर्रे के पास एक किलाबंद अड्डा बनाया, जहां से वह हर उस दिशा में कूच करता था जहां मराठों के घूमने की बात सुनी जाती थी। बादशाह के पत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद खान को बगलाना में जो कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी, उसे ठीक करने का सामान्य आदेश था। एक बार रात में एक कूच के बाद वह हाटगढ़ के पास दुश्मन के एक समूह पर टूट पड़ा और उसके साथ 100 सैनिकों को मार गिराया। जनवरी 1671 के अंत में महाबत खान चंदौर के पास दाऊद खान से जा मिला और दोनों ने अहिबंद की घेराबंदी की, जिसे शिव ने हाल ही में अपने अधिकार में लिया था। 1 महीना निरर्थक गोलीबारी में बर्बाद होने के बाद दाऊद खान की खाइयों से किले में प्रवेश किया गया और सेना ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाबत खान इस सफलता का श्रेय खोने पर बेहद क्रोधित हुआ। वह पहले 5 हजारी दाऊद खान के साथ अभद्र व्यवहार करता था और अब उनके बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। अहिबंद पर कब्जा करने के लिए एक सेना छोड़कर महाबत ने नासिक में 3 महीने बिताए और फिर परनीर अहमदनगर से 20 मील पश्चिम चले गए ताकि वहां बरसात का मौसम जून से सितंबर बिता सकें, जबकि दाऊद खान को दरबार में वापस बुला लिया गया लगभग जून में। उस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुई और कई परनीर में शिविर में महामारी से लोग और मवेशी मारे गए। लेकिन जब उसके सैनिक मर रहे थे, महाबत खान बारी बारी से रईसों के घरों में दैनिक मनोरंजन में शामिल होता था। उसके शिविर में अफगानिस्तान और पंजाब की 400 नर्तकियां थीं और अधिकारी उनका संरक्षण करते थे। बहादुर और दिलीर का अभियान 1671 से 72। सलहेर का युद्ध। सम्राट महाबत खान से 1671 की पहली तिमाही में अपने अभियान के खराब परिणाम और उसके बाद लंबे समय तक निष्क्रियता के कारण असंतुष्ट थे और उन्हें संदेह था कि उन्होंने शिवाजी के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया है। इसलिए उन्होंने बहादुर खान और दिलीर खान को अगली सर्दियों में दक्कन भेजा। उन्होंने गुजरात से बगलाना तक मार्च किया, सलहेर, जो अब मराठों के अधीन था, की घेराबंदी की और इखलास खान मियाना, राव अमर सिंह चंदावत और कुछ अन्य अधिकारियों को घेराबंदी जारी रखने के लिए छोड़कर अहमदनगर की ओर बढ़े। अहमदनगर के आसपास से बहादुर खान सूपा, पूना जिले में की ओर बढ़ा, जबकि दिलीर खान ने एक उड़ती हुई टुकड़ी के साथ पूना पर कब्जा कर लिया और 9 वर्ष से अधिक आयु के सभी निवासियों का नरसंहार किया। दिसंबर 1671 के अंत में
जनवरी 1672 के आरंभ में शिवाजी महाड़ में थे और अपने बचपन के घर से आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए एक विशाल सेना तैयार करने हेतु अपने किलों से सैनिकों को हटा रहे थे। लेकिन इसके तुरंत बाद पूना पर दबाव कम हो गया और बगलाना में मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाकर बहादुर खान को इस क्षेत्र से वापस बुला लिया गया। वहां सलहेर की घेराबंदी के लिए छोड़ी गई टुकड़ी पर स्वयं शिव ने एक बड़ी सेना के साथ हमला किया। एक कठिन युद्ध के बाद इखलास खान और मुहकम सिंह, राव अमर सिंह चंदावत के पुत्र घायल हो गए और अपने 30 प्रमुख अधिकारियों के साथ बंदी बना लिए गए, जबकि राव अमर सिंह और कई अन्य सेनापति तथा कई हजार आम सैनिक मारे गए और पूरा घेराबंदी शिविर शत्रुओं के कब्जे में आ गया। कुछ ही समय बाद शिवाजी ने मुल्हेर पर कब्जा कर लिया और फिर दोनों किलों में नए सैनिक, गोला बारूद और रसद रखकर बिना किसी बाधा के कोंकण वापस लौट आए। यह जनवरी 1672 के उत्तरार्ध में हुआ। इन सफलताओं से शिवाजी की प्रतिष्ठा और अपनी शक्ति पर उनका विश्वास अत्यधिक बढ़ गया। सूरत अब उनसे लगातार भयभीत था, क्योंकि उन्होंने बगलाना पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अंग्रेजी अभिलेखों से हमें पता चलता है कि शिवाजी ने अब दोनों सेनापतियों बहादुर और दिलीर को, जो अपनी सेनाओं के साथ उनके देश में घुस आए थे, शर्म और क्षति के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन फारसी विवरण इस बारे में चुप हैं। हालांकि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मार्च में सतनामियों के विद्रोह और अगले अप्रैल में खैबर अफगानों के विद्रोह ने सम्राट के लिए दक्कन में अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना असंभव बना दिया और इसलिए 1672 के पूरे वर्ष शिवा ही स्थिति के स्वामी रहे। बहादुर खान बगलाना से असफलता के साथ लौटा, कुछ समय के लिए भीमा नदी के तट पर डेरा डाला और फिर वर्षा ऋतु के लिए अहमदनगर छावनी लौट गया। लगभग मई 1672 में महाबत दक्कन छोड़कर हिंदुस्तान चला गया और एक महीने बाद मुअज्जम ने भी ऐसा ही किया। इन दोनों के स्थान पर बहादुर खान को दक्कन का सेनापति और कार्यवाहक वायसराय नियुक्त किया गया और जनवरी 1673 में वे स्थायी सूबेदार बने और अगस्त 1677 तक इस पद पर रहे। कोली प्रदेश पर मराठों का कब्जा 1672। इखलास खान पर विजय, मुल्हेर की गिरफ्तारी और बहादुर और दिलीर को पूना से खदेड़ने से मराठों का उत्साह इतना बढ़ गया था कि इस वर्ष की भीषण गर्मी और बरसात में भी उनकी गतिविधियां बेरोक-टोक जारी रहीं। लगभग 5 जून को मोरो त्रिम्बक पिंगले के नेतृत्व में एक विशाल मराठा सेना ने जौहर को उसके कोली राजा विक्रम शाह से छीन लिया और वहां से 17 लाख रुपए मूल्य का खजाना जब्त कर लिया। यह स्थान सूरत से केवल 100 मील दूर है और नासिक जिले से सटा हुआ है, जो पश्चिमी घाटों द्वारा अलग किया गया है। उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए उसने रामनगर के दूसरे कोली राज्य को खतरा पहुंचाया, जो सूरत से केवल 60 मील दक्षिण में है। राजा अपने परिवार के साथ लगभग 19 जून 1672 को चिकली भाग गया, जो गंडवी से 6 मील दक्षिण पूर्व और सूरत से 33 मीटर दक्षिण पूर्व में था। यहां तक कि गंडवी को भी लोगों ने मराठों के आने के डर से छोड़ दिया था। लेकिन आक्रमणकारियों ने यह सुनकर कि दिलीर खान अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहा है, एक अभियान के लिए रामनगर से तुरंत पीछे हट गए। भारी बारिश ने कुछ दिनों के लिए मराठों की गतिविधियों को रोक दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद मोरो पंत अपनी 15,000 सैनिकों वाली सेना के साथ आक्रमण पर लौट आए और जुलाई के पहले सप्ताह में रामनगर पर कब्जा कर लिया। जवाहर और रामनगर के विलय ने मराठों को कल्याण से उत्तरी कोंकण होते हुए सूरत तक एक छोटा, सुरक्षित और आसान रास्ता प्रदान किया और उस बंदरगाह को दक्षिण से आक्रमण के लिए असहाय रूप से खुला छोड़ दिया। जब भी 60 मील दूर रामनगर में मराठों की कोई आहट मिलती तो शहर में खलबली मच जाती। 4. सूरत को चौथ की धमकी। रामनगर के निकट से मोरी त्रिम्बक पिंगले ने सूरत के राज्यपाल और प्रमुख व्यापारियों को लगातार 3 पत्र भेजे, जिनमें 4 लाख रुपए की मांग की गई और मना करने पर शहर पर हमला करने की धमकी दी गई। तीसरा पत्र अत्यंत कठोर स्वर में लिखा गया था। शिवाजी ने लिखा, तीसरी बार जिसे मैं अंतिम घोषित करता हूं, मैं आपके शासन में राजा के राजस्व का 1/4 चौथ मांगता हूं। चूंकि आपके सम्राट ने मुझे अपनी प्रजा और देश की रक्षा के लिए एक सेना रखने के लिए बाध्य किया है, इसलिए उस सेना का खर्च उनकी प्रजा द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
यदि आप मुझे शीघ्र धन नहीं भेजते हैं तो मेरे लिए एक बड़ा घर तैयार कर दीजिए, क्योंकि अब मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं वहां जाकर राजस्व और सीमा शुल्क वसूल करूंगा। रामनगर में मराठा सेना के आगमन की पहली सूचना मिलने पर सूरत के राज्यपाल ने सभी प्रमुख हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों को बुलाया और उनसे 100 रुपए दान करने का प्रस्ताव रखा। शहर की 2 महीने तक रक्षा के लिए 500 घुड़सवार और 3000 पैदल सैनिकों की भर्ती के लिए 45,000 रुपए आवंटित किए गए। इस योगदान का आकलन करने के लिए अधिकारियों को तुरंत शहर के सभी हिंदू परिवारों की सूची तैयार करने के लिए भेजा गया, लेकिन कोई सैनिक भर्ती नहीं किया गया और रक्षा के लिए जो भी धन इकट्ठा हुआ उसे राज्यपाल ने अपने पास रख लिया। शिव का तीसरा पत्र पाकर असहाय नागरिक दहशत में आ गए। धनी लोग उसी रात राज्यपाल के पास गए और अपने परिवारों को सुरक्षा के लिए भड़ौच और अन्य कस्बों में ले जाने की अनुमति मांगी। राज्यपाल ने उन्हें आधी रात के बाद तक इंतजार करवाया और उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन अगली सुबह जब उसने नगरवासियों के साथ दूसरी बैठक की तो उसने अनुमति वापस ले ली और उनसे आवश्यक धनराशि जुटाने को कहा। व्यापारियों ने 1 लाख रुपए और देसाइयों ने आसपास के गांवों के किसानों से 2 लाख रुपए इकट्ठा किए। दिन रात की चर्चा के बाद उन्होंने अपनी मांग घटाकर 100 रुपए कर दी। 60,000 रुपए के बाद लोगों ने अंततः कुछ भी देने से इनकार कर दिया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह दुश्मन को खरीदने के बजाय पैसा अपने पास रखना ज्यादा पसंद करेगा। इसके बाद जब भी शिवाजी की सेना के आने की सूचना मिलती, सूरत के नागरिक शहर से भागने के लिए दौड़ पड़ते, लेकिन राज्यपाल उन्हें अंदर रखने के लिए द्वार बंद कर देते। हम यहाँ कोली राजाओं के इतिहास का समापन कर सकते हैं। जौहर के पूर्व सरदार विक्रम शाह जून 1672 में अपना राज्य खोने के बाद पास के मुगल जिले नासिक भाग गए। वहां से वे अपने खानाबदोश गिरोहों के साथ आगे बढ़े, किसानों को लूटा और उत्तरी थाना जिले में, जो अब मराठों के नियंत्रण में था, संचार व्यवस्था को काट दिया। जब जनवरी 1678 में मोरो त्रिंबक ने नासिक पर हमला किया, विक्रम शाह मुगल फौजदार के साथ शामिल हो गए और उन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन हार गए और उन्हें फांसी दे दी गई। उनका बेटा भाग गया और धारा राय कोली एक अन्य अपत्स सरदार के साथ मिलकर डाकुओं के रूप में काम करने लगा, जिससे मराठा क्षेत्र और सैन्य मार्गों को काफी नुकसान पहुंचा। अंततः दोनों को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। रामनगर के राजा अपना राज्य गंवाकर देवनेस भाग गए जून 1672। यह कहना गलत है कि उन्हें मोरो पंत ने बंदी बना लिया था। 1672 में मराठों को और सफलताएं मिली, लेकिन दिसंबर 1672 में खानदेश और बरार पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया गया। जवाहर और रामनगर के कोली प्रदेश में अपने गढ़ से मोरो त्रिंबक के नेतृत्व में एक मराठा सेना ने जुलाई 1672 के मध्य में घाट पार करके नासिक जिले में प्रवेश किया, लूटपाट की और उस पर कब्जा कर लिया। लुखजी जादव, शिवाजी के नाना के परपोते, जादुन राव दक्कनी 4000 सैनिकों के साथ नासिक त्रिंबक के मुगल थानेदार थे। युद्ध में अपनी कई सेनाएं गंवाने के बाद उन्हें पराजित कर बंदी बना लिया गया। वाणिडिंडोरी या उत्तरी नासिक के थानेदार सिद्दी हलाल भी पराजित हुए और मराठों ने उनके राज्य को लूट लिया। इस असफलता के लिए बहादुर खान ने दोनों अफसरों को कड़ी फटकार लगाई और गुस्से में वे 2 अन्य अफसरों और अपनी 4 बड़ी घुड़सवार रेजिमेंटों अक्टूबर के सभी सैनिकों के साथ मराठों से जा मिले। अन्य भगोड़ों की भी आशंका हुई और दिलीर खान एक कमजोर सेना के साथ गुजरात प्रांत की रक्षा के लिए बड़े खतरे में पड़ गया। रामनगर में फिर से प्रकट हुआ और सूरत दहशत से कांप उठा, खासकर जब शिवाजी का घुड़सवार दल चिकली की ओर बढ़ा। लेकिन अब वह शहर शिवाजी का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के एक अलग कोने पर बिजली की तरह धावा बोल दिया। उसने अपनी हल्की घुड़सवार सेना बरार और तेलंगाना को लूटने के लिए भेजी। वायसराय बहादुर खान यह सुनकर अहमदनगर से पूर्व की ओर चल पड़ा, अपना भारी सामान बीर 70 मील पूर्व में और कंधार में छोड़ दिया और हमलावरों का पीछा करते हुए जितनी जल्दी हो सके रामगीर किले के पास पहुंच गया। लेकिन हमलावर 2 दिन पहले ही उसके साथ थे, किले की तलहटी में स्थित गांव को लूट लिया और अधिकांश निवासियों के परिवारों को फिरौती के लिए ले गए।
इसलिए हतप्रभ मुगल सेनापति इंदौर, आधुनिक निजामाबाद के रास्ते 95 मील पश्चिम में वापस लौट गया। कुतुबशाही क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उसने दिलीर खान के उकसावे पर भूमि को तबाह कर दिया। मराठे पीछे हटते हुए दो टुकड़ियों में बंट गए, एक दक्षिण की ओर गोलकुंडा राज्य में भाग गया और दूसरा उत्तर की ओर चांदा की ओर मुड़ गया और वहां से पश्चिम की ओर बरार की ओर। दिलीर खान को पहली टुकड़ी का पीछा करने के लिए भेजा गया, जबकि बहादुर खान ने दूसरी टुकड़ी की वापसी रोकने की कोशिश की। खैर गांव के आसपास से अपना भारी सामान औरंगाबाद वापस भेजकर वायसराय परतुर, शेलोदे और पीडोला होते हुए अंतुर दर्रे, औरंगाबाद से 38 मील उत्तर के पास पहुंच गया। यहां मराठों ने पीछे मुड़कर सुजान सिंह बुंदेला के नेतृत्व में मुगल सेना पर हमला किया, लेकिन उन्हें पीछे हटा दिया गया और शाम तक उनका पीछा किया गया। व्यापारियों के कई घोड़े और अन्य प्रकार की लूट दुश्मन से बरामद कर ली गई और उनके मालिकों को लौटा दी गई। अगले दिन मुगलों ने दर्रा पार किया और अंतुर किले से 4 मील दूर दुर्गापुर में डेरा डाला। अगले दिन जब वे सेनापति के शुरू होने के निर्धारित समय से पहले बिखरे हुए समूहों में औरंगाबाद की ओर बढ़ रहे थे, 10,000 साम्राज्यवादियों की एक टुकड़ी पर 750 चुने हुए मराठा घुड़सवारों ने बकापुर दर्रे के बाईं ओर 6 मील दुर्गापुर से हमला किया। एक कठिन युद्ध के बाद, जिसमें मुगलों को उनके सेनापति ने फिर से बल दिया, मराठे पीछे हट गए और अपने 400 सैनिकों को मैदान में मृत छोड़ गए। इस विजय का श्रेय शुभकर्ण के नेतृत्व वाले बुंदेलों को जाता है, जिनके वीर पुत्र दलपत राव युद्ध में घायल हो गए थे। दिलीर खान के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने दूसरे मराठा दल का नेतृत्व करते हुए बीजापुर क्षेत्र में प्रवेश किया, बहुत सारा लूट का माल लूटा और बहादुर खान से फिर मिल गई। उस सेनापति ने औरंगाबाद से 76 मील दक्षिण पूर्व में पाथरी में अपनी सेना की छावनी बनाई। दिसंबर 1670 में उनके पहले आक्रमण के विपरीत खानदेश और बरार में मराठों का यह आक्रमण पूरी तरह से विफल कर दिया गया और मुगल सैनिकों ने सराहनीय गतिशीलता और साहस का परिचय दिया। बालाघाट से खानदेश में मराठों के इन दो आक्रमणों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बहादुर खान ने मुख्य दर्रों के शीर्ष पर द्वार स्थापित किए और प्रत्येक पर तोपखाने के साथ सैनिकों को तैनात किया। बजाजी नायक निम्बालकर, एक महान दक्कनी जमींदार और शिव के दामाद महादजी के पिता, अपने परिवार के साथ अब मुगलों द्वारा जीत लिए गए थे। 6. देश में अनियमित लड़ाई 1673। इस प्रकार खानदेश और बरार से बाहर कर दिए गए मराठा गतिविधियां एक अन्य क्षेत्र जनवरी 1673 में फूट पड़ी। इसके बाद उन्होंने पुनः जिले पर धावा बोला। बहादुर खान ने अपना सामान चमारगुंडा में छोड़ दिया, आक्रमणकारियों से मिलने के लिए जल्दी से आगे बढ़े और एक भीषण युद्ध के बाद उन्हें हरा दिया। फिर उन्होंने चमारगुंडा से 8 मील दक्षिण में भीमा नदी के उत्तरी तट पर पेड़गांव में डेरा डाला। यह स्थान बाद में कई वर्षों तक उनकी सेना का निवास स्थान बना रहा और यहाँ उनकी छावनी से एक किला और शहर विकसित हुआ, जिसे सम्राट ने उन्हें बहादुरगढ़ नाम देने की अनुमति दी। पेड़गांव का सामरिक महत्व बहुत अधिक है। यह लंबे पहाड़ी ढलान के ठीक सामने मैदान में स्थित है। पूना से पूर्व की ओर जाती हुई इस स्थान से मुगल सेनापति अपनी इच्छानुसार पर्वतमाला के उत्तर में पश्चिम की ओर मूला और भीमा घाटियों, उत्तर पूना जिला की रक्षा के लिए, या इसके दक्षिण में नीरा और बारामती घाटियों, जिले का दक्षिणी भाग की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकता था। उत्तर की ओर वह अहमदनगर स्थित अपने विशाल शस्त्र भंडार से बिना किसी नदी को पार किए उस किले की तलहटी को छोड़कर संपर्क कर सकता था और दक्षिण की ओर वह शोलापुर जिले के रास्ते बीजापुर पर आसानी से आक्रमण कर सकता था। संक्षेप में, पेड़गांव की छावनी इसके बाद कुछ वर्षों तक मुगल अग्रिम अड्डे के रूप में काम करती रही, ठीक उसी तरह जैसे 22 साल बाद जब मुगल साम्राज्य दक्षिण की ओर और आगे बढ़ गया था, ब्रह्मपुरी स्थित औरंगजेब के शिविर ने, जो इससे 90 मील दक्षिण पूर्व में था, काम किया। संभवतः इसी वर्ष 1673 में शिवाजी को घोर निराशा का सामना करना पड़ा। जुन्नार से 1 मील पश्चिम में शिवनेर का किला निस्संदेह सामरिक महत्व का था, क्योंकि यह पुना जिले के उत्तर में मुगल सीमा की रक्षा करता था और मुगल दक्कन पर कब्जा करने के लिए उत्तरी कोंकण से बाहर निकलने के सबसे छोटे रास्ते को अवरुद्ध करता था।
लेकिन शिवाजी की नजर में इसका सबसे बड़ा महत्व यह था कि यह उनका जन्मस्थान था। शिवनेर का मुगल गवर्नर अब्दुल अजीज खान था, जो एक ब्राह्मण था जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था और औरंगजेब के सबसे वफादार और मूल्यवान सेवकों में से एक था। शिवाजी ने उसे किले को मराठों के हाथों में सौंपने के लिए ढेर सारा सोना देने का वादा किया और उसने सहमति का दिखावा करते हुए धन प्राप्त किया। उसे सौंपने के लिए एक दिन तय किया और शिवाजी से किले पर कब्जा करने के लिए 7,000 घुड़सवार भेजने को कहा। लेकिन अब्दुल अजीज ने उसी समय गुप्त रूप से बहादुर खान को इस साजिश की सूचना दे दी। मराठकर्मी मुगलों द्वारा नियोजित एक घात में फंस गए और भारी नुकसान के साथ निराश होकर पीछे हट गए। कनारा और दक्षिण महाराष्ट्र पर छापे 1673। हालांकि दूसरी ओर अब मराठों के लिए विजय का एक विस्तृत द्वार खुल गया था। 24 नवंबर 1672 को अहमद शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई और कुछ ही महीनों में इजराइल की सरकार अव्यवस्था और कमजोरी में गिर गई। यह शिवाजी के लिए अवसर था। 5 मार्च 1673 को उन्होंने रिश्वत देकर पन्हाला पर दूसरी बार कब्जा कर लिया और सितंबर की शुरुआत में उन्होंने उसी तरीके से सतारा के पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया। मई में प्रताप राव गुर्जर के नेतृत्व में उनके सैनिक बीजापुर कनारा के अंतर्देशीय भागों में घुस आए और हुबली और कई अन्य समृद्ध शहरों को लूट लिया। लेकिन उन्हें बीजापुरी सेनापति बहलोल खान से कड़ी टक्कर मिली, जिसने मराठा सैनिकों को बार बार हराया और उन्हें कनारा से खदेड़ दिया और फिर जून 1673 में सड़क पर नजर रखने और उनकी वापसी को रोकने के लिए कोल्हापुर में मोर्चा संभाला। इसके तुरंत बाद बारिश ने सैन्य अभियानों में बाधा डाली और इस क्षेत्र में मराठा गतिविधियों पर कुछ समय के लिए ही रोक लग गई। जैसा कि बंबई के अंग्रेज राष्ट्रपति श्री गेराल्ड ऑन्गियर ने 16 सितंबर 1673 को लिखा था, शिवाजी अपने सभी शत्रुओं का डटकर सामना करते हैं और यद्यपि यह संभव है कि इस वर्ष मुगल सेना उनके देश में और दूसरी ओर बहलोल खान भी आ जाए, फिर भी उनमें से कोई भी रसद के अभाव में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता और उनकी सेना उन्हें लगातार डराती रहेगी और न ही उनका इरादा शिवाजी को पूरी तरह से नष्ट करने का है, क्योंकि उमरा राजा के नेतृत्व में अपने लाभ के लिए एक राजनीतिक युद्ध चलाते रहते हैं और इसे समाप्त करने के लिए कभी भी हिंसक रूप से आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखते। शिवाजी ने अपने शत्रुओं की नैतिक और राजनीतिक कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। अक्टूबर 1673 की शुरुआत में बताया जाता है कि उन्होंने 20,000 बोरे तैयार कर लिए थे ताकि वे जो भी लूट का माल ला सकें उसे ले जा सकें और इस कार्रवाई के लिए उनके पास एक बड़ी उड्डयन सेना भी तैयार थी। इसके तुरंत बाद शिवैन के नेतृत्व में 25,000 सैनिकों वाली यह सेना पश्चिमी बीजापुर क्षेत्र में घुस गई और कई समृद्ध नगरों को लूट लिया और फिर और लूटपाट के लिए कनारा में प्रवेश किया। यह काम उसने दिसंबर के अंत तक किया। उस महीने के पहले सप्ताह में वह 6,000 सैनिकों के साथ कदरा में था और वहां केवल 4 दिन रहा। लेकिन इस दौरान उसकी टुकड़ियां 2 बार पराजित हुई, एक बहलोल खान द्वारा बांकापुर में और दूसरी शारजा खान द्वारा चांदगढ़, बेलगाम और सावंतवाड़ी नगरों के बीच में, और उन्हें कनारा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहलोल खान के साथ युद्ध उमरानी और निसारी। संभवतः इसी वर्ष नवंबर या दिसंबर में जब शिवाजी कनारा में अभियान चला रहे थे, बहलोल खान ने एक विशाल सेना, मराठा इतिहास के अनुसार 12,000 सैनिक के साथ मिराज कोल्हापुर जिले की रक्षा के लिए बीजापुर से कूच किया और सतारा पन्हाला मार्ग से शिवाजी की अपने राज्य के साथ उत्तरी संचार रेखा को काट दिया। यदि यह रणनीतिक कदम सफल हो जाता तो कनारा से दक्षिणी देश के रास्ते शिवा के लौटने का रास्ता बंद हो जाता, जबकि गोवा का पुर्तगाली राज्य घाट के पश्चिम में भूमि मार्ग को अवरुद्ध कर देता और उन्हें मजबूरन जहाजों से यात्रा करनी पड़ती या पूर्व की ओर एक विस्तृत चक्कर लगाकर मिराज और बीजापुर के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश करनी पड़ती और इन दोनों स्थानों पर विशाल आदिलशाही सेनाओं द्वारा दोनों तरफ से हमले का खतरा उठाना पड़ता। मराठा सेनापति प्रताप राव गुर्जर खतरे का सामना करने के लिए थोड़ी बड़ी सेना और तोपखाने के साथ अलग हो गए थे। उन्होंने मिरज और बीजापुर के बीच उमरानी के पास बहलोल की सेना को घेरने की कोशिश की, जिससे उसकी जल आपूर्ति बाधित हो गई। पूरे दिन भीषण युद्ध चला। दोनों पक्षों के कई लोग मारे गए। मराठों को बीजापुरियों की तुलना में कम नुकसान हुआ। सूर्यास्त के बाद बहलोल ने प्रताप को युद्ध विराम के लिए राजी किया।
साथ ही उन्होंने शिवाजी के विरुद्ध आगे कोई शत्रुता न करने का वादा भी किया। इसलिए मराठा सेना अपनी सफलता का अनुसरण करने और पूरी त्रस्त शत्रु सेना पर कब्जा करने के बजाय पीछे हट गई। बीजापुरियों ने अपने असंख्य घायलों के साथ टिकोटा, बीजापुर से 13 मीटर पश्चिम पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ महीने बाद फरवरी 1674 जब वे फिर से पन्हाला जिले में पहुंचे तो शिवाजी ने बहलोल खान को भागने देने के लिए प्रताप राव की कड़ी आलोचना की, जबकि वे उसे आसानी से कुचल सकते थे और दक्षिणी देश में मराठाओं के कब्जे और घाटों के पार दक्षिण कोंकण की ओर जाने वाली सड़कों पर उसके लगातार खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते थे। उमरानी के युद्ध के तुरंत बाद प्रताप राव गोलकुंडा, तेलंगाना और बरार के कुछ हिस्सों को लूटने के लिए निकल पड़े थे। इस हमले से लौटने पर, जो सैन्य दृष्टि से बिल्कुल बेकार था, उन्होंने बहलोल को पन्हाला के पास पाया और अपने स्वामी से एक क्रोधित संदेश प्राप्त किया, जिसमें कहा गया था, बहलोल फिर से आ गया है। अपनी सेना के साथ जाओ, उसे नष्ट करो और पूरी जीत हासिल करो, अन्यथा मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। इस पत्र से आहत होकर प्रताप राव ने नेसारी में 2 पहाड़ियों के बीच एक संकरे रास्ते में बहलोल को ढूंढ निकाला। अपने स्वामी की निंदा से व्यथित होकर उसने सेनापतित्व त्याग दिया और केवल 6 घुड़सवारों के साथ बहलोल पर टूट पड़ा। उसकी बाकी सेना उन्मत्त आक्रमण से पीछे हट गई। शत्रुओं के झुंड ने 7 वीर सैनिकों को मार गिराया और अपने नेता के पतन से निराश मराठों में भारी तबाही मच गई। खून की नदी बह निकली। शिवाजी ने प्रताप राव की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और अपने क्रोध भरे पत्र का पश्चाताप किया। मृत सेनापति के रिश्तेदारों और आश्रितों का भरण पोषण किया गया और उसकी बेटी का विवाह राजा के प्रिय पुत्र राजा राम से कर दिया गया। प्रताप राव के एक सेनापति आनंद राव ने अपने सेनापति की निराश सेना को एकजुट किया। शिव ने प्रताप राव के बाद लंकासाजी मोहिते को सेनापति नियुक्त किया, उन्हें हम्बीर राव की उपाधि दी और आदेश दिया कि वे शत्रु को परास्त किए बिना जीवित न लौटें। इस पर हम्बीर राव अपनी पूरी घुड़सवार सेना के साथ बहलोल की खोज में बीजापुर क्षेत्र में दूर तक चले गए। दिलीर खान मुगल सेना के साथ अपने भाई अफगान बहलोल खान की सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन हम्बीर राव इतनी बड़ी 2 सेनाओं से लड़ने का साहस न कर सका और कनारा की ओर पीछे हट गया और प्रतिदिन 45 मील की जबरन चढ़ाई करता रहा। दोनों खान गतिशील मराठों को पकड़ने में असमर्थ पीछा छोड़कर मुड़ गए बहलोल कोल्हापुर और दिलीर पन्हाला की ओर, जहां घेराबंदी करने के इरादे से 5 दिन रुकने के बाद वह अपने अड्डे परनीर पर वापस आ गया। हम्बीर राव कनारा में और आगे बढ़ते हुए बांकापुर से 24 मील दूर बहलोल की जागीर में स्थित पेंच शहर को लूट लिया और कम से कम 1,50,000 होन मूल्य का लूट का माल लूट लिया। वहां से वह 3,000 बैलों पर लदा लूट का माल लेकर लौटा। बहलोल और खिजर खान ने 2,000 घुड़सवारों और कई पैदल सैनिकों के साथ उसे बांकापुर के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन एक भीषण युद्ध के बाद हार गए और खिजर खान के एक भाई की मृत्यु के साथ भाग खड़े हुए। मार्च 1674 हम्बीर राव ने पूरी बीजापुरी सेना को लूट लिया, 500 घोड़े, 2 हाथी और बहुत सारा इनाम छीन लिया। लेकिन बीजापुरियों ने तुरंत बाद अपना बदला ले लिया। बहलोल खान हाथियों की हानि को अपने लिए बहुत बड़ा अपमान मानते हुए हताश हो गया, लुटेरों पर फिर से हमला किया और मजबूत होकर ऐसी जीत हासिल की कि लुटेरों को 1,000 घोड़े छोड़ने पड़े और उन्हें लंबी दूरी तक पीछा करना पड़ा। आक्रमण के दौरान घमासान युद्ध लड़ना मराठों की नीति नहीं थी, इसलिए हम्बीर राव अपनी लूट के साथ तेजी से शिव के राज्य में वापस चले गए, उसे वहां सुरक्षित छोड़ दिया और फिर अप्रैल में बालाघाट में घुस गए। दिलीर खान की हार जनवरी 1674। जनवरी 1674 के अंत में एक मुगल सेना ने कोंकण में घुसने और पन्हाला क्षेत्र पर बीजापुरी आक्रमण के साथ साथ उस क्षेत्र में भी विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन शिव ने सड़कों और पहाड़ी दर्रों को तोड़कर और उन विभिन्न बिंदुओं पर लगातार पहरा देकर रास्ते रोक दिए जहां रास्ता सबसे कठिन था और मुगलों को निराश होकर लौटना पड़ा। संभवतः यही वह अभियान था जिसका उल्लेख अंग्रेज व्यापारियों ने जनवरी 1674 के अंत में लिखे एक पत्र में इन शब्दों में किया है। दिलीर खान को हाल ही में शिवाजी से करारी हार मिली है और उसने अपने 1,000 पठानों को खो दिया है
और शिवाजी ने लगभग 5 या 600 सैनिकों को खो दिया है। यदि ऐसा है तो दिलीर खान ने या तो गढ़वाले दर्रों में से किसी एक पर लापरवाही से सीधा हमला किया था या मराठों की घात में फंस गया था। इन 4 महीनों के दौरान दिसंबर 1673 से मार्च 1674 तक शिवाजी का आदिल शाह और सिद्दियों के साथ युद्ध सुस्ती से चलता रहा, जिसमें केवल कभी कभार जोश का प्रदर्शन होता था। दोनों पक्षों के सैनिक लड़ाई से थक चुके थे और उनके सेनापति इस लाभदायक युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर नहीं थे। इस वर्ष की शीत ऋतु वर्षा बहुत भारी थी और महामारी का कारण बनी। शिवा को दिसंबर और जनवरी में अपने घोड़ों को अपने राज्य में बांटने के लिए बाध्य होना पड़ा ताकि उन्हें आराम से स्थिर रखा जा सके। इसके तुरंत बाद दक्कन में मुगल शक्ति कमजोर पड़ गई। खैबर अफगानों का विनाश इतना गंभीर हो गया कि औरंगजेब को 7 अप्रैल दिल्ली छोड़कर हसन अब्दल के पास जाना पड़ा ताकि वह पीछे से युद्ध का निर्देशन कर सके, और अगले महीने दिलीर खान को उत्तर पश्चिमी सीमा पर बुलाया गया। बहादुर खान एक बहुत ही कमजोर सेना के साथ दक्कन में अकेला रह गया। युद्ध में इस शांति का उपयोग शिवाजी ने बड़े धूमधाम और समारोह के साथ अपना राज्याभिषेक करने के लिए किया। शिवाजी के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या उनकी क्षेत्रीय स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए उपयुक्त समय प्रदान करती है। हम अध्याय 2 के अंत में देख चुके हैं। 1648 और 1655 में उनके राज्य की स्थिति क्या थी। अक्टूबर 1659 और फरवरी 1660 के बीच उनकी उपलब्धियां दक्षिणी कोंकण को छोड़कर अल्पकालिक थीं। यहां उन्होंने रत्नागिरी जिले के पश्चिमी भाग, राजापुर और बिंगुरला को छोड़कर सभी बंदरगाहों सहित और उसके दक्षिणी छोर पर कब्जा करके विजय पूरी की। इस समय से उनकी शक्ति वाड़ी के सावंतों या कुडाल के देसाई, जैसा कि उन्हें तब कहा जाता था, की शक्ति पर असर डालने लगी, और एक लंबे और भ्रमित संघर्ष के बाद के क्षेत्र के अधिकांश और साथ ही राजापुर और बिंगुरला के बंदरगाह शिवाजी के हाथों में चले गए। 1663 के मध्य तक और पूरे दक्षिण कोंकण ने उन्हें अपना एकमात्र स्वामी माना। उन्होंने पहले ही सिद्दियों से कोलाबा जिले के पश्चिमी तट को छीन लिया था। पुरंदर की संधि 1665 द्वारा उन्होंने मुगलों को जो कुछ सौंपा वह केवल पुना और थाना जिलों में उनके क्षेत्रों को छूता था, जबकि मध्य और दक्षिण कोंकण में उनके अधिग्रहण बरकरार रहे। इनमें से अधिकांश अधिग्रहण 1671 में वापस ले लिए गए, लेकिन तट पर उनकी वास्तविक विजय 1675 के अंत में हुई। 1671 और 1672 में मराठा गतिविधियों के परिणामस्वरूप बगलाना, नासिक जिले के उत्तर में और सूरत और थाना जिले के बीच कोंकण में कोली प्रदेश, जवाहर और रामनगर का विलय हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि चंदोर पर्वतमाला के पहाड़ी किलों का मुगलों और मराठों के बीच बार बार स्वामित्व बदलता रहा, लेकिन शिवाजी की दृष्टि में उनका महत्व केवल सामरिक था, क्योंकि उन्होंने बगलाना और खानदेश तक उनके उत्तर की ओर के मार्ग को सुरक्षित किया था। दक्षिण की ओर शिवाजी की शक्ति 1673 में पन्हाला और 1675 में कोल्हापुर और पोंडा पर उनके विलय से मजबूत हुई। इस प्रकार 1675 में उनकी सीमा कोल्हापुर जिले से आगे पश्चिमी कर्नाटक या कनारा के ऊपरी इलाकों तक फैल गई।